Hello friends, I am Dr. Pradeep Joshi. Welcome you in the important sessions. Friends, today we are going to discuss the important topic of corporate accounting, that is amalgamation, absorption and external reconstruction of companies. Friends, first we discuss the meaning of amalgamations. When two or more companies are combined into one business is called as amalgamation. Friends, that is when two or more companies come together and start a new business is called as amalgamation. जी दोस्तों, जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ होकर एक नया बिजनेस शुरू करती है तो उसे कहते हैं अमलगमेशन। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू अमलगमेशंस क्या होता है हम एक्सप्लेन करते हैं। Here in the market, one seller, Mr. Lala, sell the carrot for rupees 65 per kg. And the another seller comes in the market, Mr. Moti, and sell the same quality of product for rupees 60 per kg. तो देखिए दोस्तों, क्वालिटी सेम है। अगर हम इस मार्केट का हिस्सा होते तो हम गुड्स कहाँ से परचेस करते? जी सही कहा आपने। हम अगर इस मार्केट का हिस्सा होते तो हम मोती से परचेस करते, क्योंकि मोती की प्राइस कम है और क्वालिटी सेम है। तो इसीलिए जो बायर्स थे मार्केट में, सभी बायर्स मोती के पास से परचेस करने लगे। तो क्या हुआ, लाला को अपना बिजनेस बचाने के लिए ही गॉट अ आइडिया एंड नाउ ही सेल द कैरोट फॉर रुपीज 55 पर केजी। Now what happened? Due to less price, again the customers purchase the carrot from the Lala. तो ये देखकर मोती ने भी क्या किया, सेम फॉरवर्ड किया, उसने प्राइस और कम कर दी। तो अभी मोती बेच रहा है 55 पर केजी, सॉरी रुपीज़ 50 पर केजी में। तो क्या होगा, सभी कस्टमर मोती के पास भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये कब तक चलेगा? जहाँ तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं होती वहाँ तक ये प्राइस कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो गई तो वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी और ये किसी भी सेलर के लिए बेनिफिशियल नहीं है और कोई भी सेलर ये सिचुएशन फेस नहीं करेगा। और अगर वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम आ जाती है तो सेलर सफ़र अ लॉस। तो ये सभी चीज़ें अवॉइड करने के लिए इन दोनों ने क्या किया, taken a good decision. They took a one good decision, that is they come together and start a new business by Motilal Limited and now sell the product at rupees 75 per kg. तो देखिए दोनों ने होशियारी कर ली, दोनों साथ में आ गए। अब दोनों साथ में आके और एक नया बिजनेस खोला जिसका नाम रखा मोतीलाल लिमिटेड। अभी वो कैरोट 75 रुपीज़ पर केजी बेच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं अमलगमेशन। तो आइए एक बार फिर से अमलगमेशन की डेफिनेशन देखते हैं। Whence two or more existing company are willingly went into voluntary liquidation and form a new company is called as amalgamation. Yes friend, when two or more companies, that is existing company, close down their business, willingly went into liquidation, that is they close down their business and start a new company, that is form a new company is called amalgamation. जी दोस्तों, तो आपने देखा अमलगमेशन ने जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस क्लोज करके एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं अमलगमेशन। Now friends, we are going to study some important terms which we have to use in amalgamation. दोस्तों हमें कुछ ऐसे टर्म्स देखने हैं कि जो हम अमलगमेशंस में यूज़ करेंगे और वो बार बार हमें हमारे यूटिलाइजेशंस में आने वाले हैं। तो आइए ऐसे कौन सी टर्म्स है जो हमें बार बार यूज़ करने देखते हैं। तो यह है ट्रांसफरर एंड दूसरा है अमलगमेटिंग। यस माय फ्रेंड, transferor company and amalgamating company means a company who close down their existing businesses. A company who close down their existing businesses in the process of amalgamation is called as transferor company or amalgamating company. जी दोस्तों, ट्रांसफरर कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी दोनों का मीनिंग सेम है। जब अमलगमेशन के प्रोसेस में
कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करती है, तो जो कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करती है उसे कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी या तो फिर अमलगमेटिंग कंपनी। अगली जो टर्म्स है वो है अमलगमेटेड कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। यस फ्रेंड, इन द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन द न्यू फर्म्स फॉर्म बाय द ओल्ड एग्जिस्टिंग फर्म इज कॉल्ड एज अमलगमेटेड कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जब अमलगमेशन के प्रोसेस में नया बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, नया बिजनेस फॉर्म होता है, जो नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसे कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी या तो फिर ट्रांसफरी कंपनी। Now friends, moving forwards towards the objective of amalgamations. The first objective is avoiding the competitions. Friends, the main purpose of amalgamation of companies is to avoid the competitions among themselves. And this competition is automatically control on the competitions. जी दोस्तों, अमलगमेशन में हमने देखा कि जब अमलगमेशन के प्रोसेस में दो या दो से ज़्यादा कंपनी इकट्ठा आती है तो कंपटीशन जो दोनों के बीच में होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और कंट्रोल में आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, दो सेलर थे, लाला और मोती। दोनों अपने गुड्स बेच रहे थे और दोनों कंपटीशन थी, कट थ्रोट कंपटीशन थी। 65 तो 60, फिर इन्होंने कर दिया 55, फिर 50। तो ये क्या चल रहा था, दोनों में प्राइस वॉर चल रहा था और प्राइस रिडक्शन कर रहे थे, इसमें दोनों का लॉस हो रहा था। तो कंपटीशन में ये प्रॉब्लम अगर आपको अवॉइड करनी है, मतलब आपको कंपटीशन अवॉइड करना है, तो अमलगमेशन कर लीजिए। दोनों साथ में आ गए, ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्या हो गई है, कम हो गई है मार्केट की। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। Friends, in the amalgamation, two or more companies come together and can take the benefit of large scale production. Yes, my friend, when two companies are come together, their capital also increases, their manpower also increases, and automatically they can take the large scale of benefit. जी दोस्तों, अमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनी इकट्ठा आती है, तो एक साथ आने की वजह से उनकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो HR थ्रू स्ट्रांग हो जाते हैं, वो मार्केटिंग भी अच्छी कर पाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो लार्ज स्केल्स प्रोडक्शन के बेनिफिट वो ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस कॉस्ट। Friends, the amalgamated company can derive the operating cost advantage through the lowering the cost of productions. And friends, it is possible due to economic of large scale benefit. Yes, my friend, due to large scale benefit, the cost reduction is possible for the amalgamated company. जी हाँ दोस्तों, जब अमलगमेशन में दो या दो से ज़्यादा कंपनी इकट्ठा होती है तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस करती है और उस बेनिफिट से, जब वो लार्ज स्केल बेनिफिट हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब कम कॉस्ट में हम प्रोड्यूस करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ बेनिफिट कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल होता है और ये एडवांटेज या बेनिफिट अमलगमेशंस में मिलता है। नेक्स्ट वन, अचीव ग्रोथ। द अमलगमेटेड कंपनी कैन पुल इट्स रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट्स इंटरनल ग्रोथ एंड टू प्रिवेंट द advent of the new competitors. Yes, my friend, in the amalgamation, when we avoid the competitions, so it is possible for the company to grow their business. दोस्तों, अमलगमेशंस में दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठा आते हैं, कंपनीज इकट्ठा होती है और एक नई कंपनी शुरू हो जाती है। तो जितनी कंपनी कम हो जाती है तो उतना कंपटीशन आपका कम हो जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है और आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और आपका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। मतलब आप अलग अलग मार्केट में अपनी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, नया मार्केट आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, टू डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज। Yes, my friend, in the amalgamation,
When two or more industries are come together, automatically their manpower increases and they can take the benefit of knowledge and skills of the persons. Means the sharing the work, they divide the work amongst the people according to their skills and according to their knowledge, and that's why the diversify of activity is possible in the amalgamation. जी दोस्तों, अमलगमेशन में क्या होता है, देखिए, दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज साथ में आती है तो उनका मैन पावर बढ़ जाता है। मैन पावर बढ़ने से दो अलग अलग कंपनी में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, जो नॉलेजेबल वर्कर होते हैं, आपका जो पूरा प्रोसेस है आप इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इन लोगों में वो प्रोसेस इन लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसका बेनिफिट ले सकते हो और आपका रिस्क आप कम कर सकते हो। तो डाइवर्सिफाई करना मतलब जिन पर्सन को जिस काम में वो स्किल्ड है या जिनको अच्छा नॉलेज है वो काम उनके देना और एक अच्छा प्रोडक्शन लेना, ये बेनिफिट हम अमलगमेशंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू गेन फिनेंशियली। यस माय फ्रेंड, in the amalgamation we can take the financial gain by taking the tax advantages, as well as the credit worthiness is also increases in the amalgamation, and the finance is available at the lower rate also. Yes my friend, अमलगमेशंस में क्या होता है, जब ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कंपनी साथ में आती है तब फिनेंशियली उनका बेनिफिट बढ़ता है, मतलब वो टैक्स बेनिफिट ले पाते हैं। दूसरी बात, उनका क्रेडिट वर्थनेस बढ़ जाता है, उनको बोरोइंग्स जो लेना होता है, जो लोन वगैरह लेना होता है वो कम रेट से मिलता है। ये सभी बेनिफिट अमलगमेशन में होते हैं। तो कम रेट में फंड अवेलेबल अमलगमेशन में पॉसिबल होता है और उससे वो अपना बिजनेस का ग्रोथ कर पाते हैं। Now friends, we are going to discuss the next part of the amalgamation, that is the types of amalgamations. Friends, there are two types of amalgamation. One is amalgamation in the nature of merger and another one is the amalgamation in the nature of परचेस। जी हाँ दोस्तों, दो टाइप्स होते हैं अमलगमेशंस के। एक तो होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेसेस। तो चलिए देखते हैं मर्जर और परचेसेस क्या होता है अमलगमेशंस में। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, if the following conditions, that is following 5 conditions, if satisfied, then the amalgamation is known as the amalgamation in the nature of merger. जी हाँ दोस्तों, ये जो हम 5 कंडीशन अभी देखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू AS 14, अगर ये पाँचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे कहा जाता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज वो हो जाता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेसेस। तो पहली जो है वो है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज of transferor companies become after the amalgamation the assets and liabilities of transferee company। जी हाँ दोस्तों, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है ट्रांसफरर कंपनी की, मतलब जो कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करने जा रही है उन कंपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है, अमलगमेशन के बाद वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी की बन जाती है, मतलब नए कंपनी की हो जाती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है शेयर होल्डर्स holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company become the equity shareholder of the transferee company by virtue of the amalgamation। जी हाँ दोस्तों, अमलगमेशन के प्रोसेस में जो पुराने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, मतलब जो कंपनी बंद होने जा रही है जिसे हम ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, तो ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने नए कंपनी के मतलब ट्रांसफरी कंपनी के 90% से ज़्यादा शेयर होल्ड करना चाहिए। तीसरा है परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज ओनली द बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट द कैश मे बी पेड रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन जो होता है अमलगमेशंस में, यह अमलगमेशन में परचेज कंसिडरेशन सिर्फ शेयर्स में दिया जाता है। अगर कोई फ्रैक्शंस आता है कैलकुलेशन करते वक्त तो आप उसका पेमेंट कैश में कर सकते हैं। Next condition is the business of transferor company is intended to be carried on the after the amalgamations by the transferee company। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट इसेंशियल कंडीशन है कि जो भी ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस है वही बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी ने कंटिन्यू करना चाहिए।
मतलब पुराने कंपनी का जो बिजनेस है वही बिजनेस कंटिन्यू करती है नया कंपनी। और लास्ट है, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक्स in the book value of the assets and liabilities of the transferor company. Yes my friend, assets और liabilities की जो बुक वैल्यू होती है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट होता है वो उनके बुक वैल्यूज़ में किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द मेथड ऑफ अमलगमेशंस, एंड फ्रेंड्स देयर आर टू मेथड्स ऑफ अमलगमेशन, दैट इज पुलिंग इंटरेस्ट मेथड एंड परचेस मेथड। जी हाँ दोस्तों, दो मेथड होती है अमलगमेशंस की, एक होती है पुलिंग इंटरेस्ट मेथड और दूसरी होती है परचेस मेथड। तो चलिए ये दो मेथड देखते हैं। पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में assets, liabilities and reserve are transferor company are recorded by the transferring company at the existing carrying amounts। जी हाँ दोस्तों, जिस मेथड में एसेट्स, लायबिलिटी और रिजर्व जो ट्रांसफरर कंपनी के होते हैं वो ट्रांसफरी कंपनी के बुक में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से रिकॉर्ड किए जाते हैं, उससे कहते हैं पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। और परचेस मेथड की जब आप बात करते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ अमलगमेशन। जी हाँ दोस्तों, जब एसेट्स लायबिलिटीज़ जो होती है ट्रांसफरर कंपनी की वो अगर ट्रांसफरी कंपनी के बुक में फेयर मार्केट वैल्यू से अगर रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू से जब रिकॉर्ड करते हैं और वो भी अमलगमेशन की डेट में जो उसकी वैल्यूएशन हो, फेयर वैल्यूएशन, उसी अगर आप वैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हो तो उसे कहा जाता है परचेस मेथड। नाउ फ्रेंड्स, वी आर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज एब्सॉर्प्शन। एंड the definition of absorption is when one or more existing companies goes into liquidations and another existing company take over its business is called an absorption. Yes friend, here in absorption, one or two existing company went into liquidation, that is closed down their business, and the another existing company take over the business of old company, that is called the absorption. जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी एब्सॉर्प्शन हम देखते हैं क्या होता है। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करके और वो बिजनेस कोई दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी टेकन ओवर करती है, तब उसे कहते हैं एब्सॉर्प्शंस। तो यहाँ पर देखिए नया फॉर्मेशन नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी पुराने कंपनी का बिजनेस टेकन ओवर करती है। तो चलिए एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाला और मोती दो बिजनेसमैन हैं। ओके, लाला का बिजनेस बड़ा है कंपेयरली मोती के बिजनेस से, तो क्या हो गया, लाला ने मोती का बिजनेस टेकन ओवर कर लिया और एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी अभी काम कर रही है, दैट इज़ लाला लिमिटेड। तो ये हो गया एब्सॉर्प्शन। तो जब बड़ी कंपनी छोटे कंपनी को टेकन ओवर कर लेती है, मतलब पुराने छोटे कंपनी का बिजनेस क्लोज करके वो बड़े कंपनी में चली जाती है, मर्ज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं एब्सॉर्प्शंस। नाउ फ्रेंड, we are going to discuss the next part, that is external reconstruction of the companies. When one existing company goes into liquidation and a new company is formed to take over its business is called as external reconstruction. जी दोस्तों, जब एक पुरानी कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करके वही कंपनी एक नया बिजनेस फॉर्म करके बिजनेस चलाती है, तब उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। तो आइए एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर लाला ये अपनी कंपनी चला रहे थे, लेकिन लाला ने अपने बिजनेस बंद कर दिया, अपनी कंपनी बंद कर दी और उन्होंने नई कंपनी फॉर्म कर दी, लेकिन उसका नाम उन्होंने कर दिया काला लिमिटेड। तो ये हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब पुरानी कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करती है और वही कंपनी नए नाम से नया बिजनेस स्टार्ट करती है और वो बिजनेस, पुराना बिजनेस नए बिजनेस में शिफ्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। सो फ्रेंड्स, हियर वी डिस्कस द amalgamations, absorption and external reconstruction of the companies. Friends, in the next video, we will cover the important part of these three topics, that is amalgamation, absorption and external reconstruction is purchase consideration. Will continue in the next video. Thank you.